गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वही अपने क्वेश्चन आंसर्स, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो हमने चैप्टर पढ़ा था बच्चों। इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आज की क्लास में हम फिर से डिस्कस करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन का एक बार रिविजन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि जंक शॉप में ऑथर को क्या मिला। जंक शॉप कौन सी शॉप होती है बच्चों? वेर यू फाइंड ओल्ड थिंग्स, ओल्ड थिंग्स या फिर यूज थिंग्स, जिसे हम कहते हैं कि जहां पे सारा पुराना कूड़ा कचरा जहां पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड जंक शॉप। जो वर्ड है जंक, ये रेफर ही करता है किन चीजों को? पुरानी चीजों को, टूटी फूटी चीजों को और बेकार चीजों को। ठीक है, अनयूज चीजों को, जो अब आपके लिए यूजफुल नहीं है। वो सारी चीजें कहां दी जाती हैं? कबाड़ में दी जाती हैं और वो पहुंचती हैं पर जंक शॉप्स में। तो जंक शॉप में ऑथर को क्या मिला था? यू विल राइट द ऑथर फाउंड। ठीक है, यहां पे आप खास तौर से बच्चों टेंस का ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज पास्ट में चल रही है। ये हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस। आज की क्लास में हम थोड़ा टेंसेस वगैरह पे भी, लैंग्वेज को भी ध्यान रखते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीजें हमें सेंटेंसेस से सीखने के लिए मिल रही है। तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा जहां पे सब्जेक्ट के बाद जो द ऑथर है आपका, वो क्या है? वो सब्जेक्ट है। क्लियर? सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म देखने को मिल रहा है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फाउंड अ 19th सेंचुरी। अब यहां पे ऑब्जेक्ट आता है आपका कि 19th सेंचुरी का, 19वीं शताब्दी। और 19वीं शताब्दी मैंने बताया था बच्चों आपको कब शुरू हुई थी? 1801 से कब तक? 18, या फिर आप कह सकते हैं 1900 तक। क्लियर? दिस इज 19th सेंचुरी। और वो भी कब कब का था? वो अर्ली 19th सेंचुरी का था वो रोल टॉप डेस्क। अर्ली 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क। तो वहां पे जंक शॉप में उसे मिलता है एक रोल टॉप डेस्क जो कि शुरुआती 19वीं शताब्दी का था। इट वॉज मेड ऑफ ओक। और वो किससे बना था? वो ओक की लकड़ी का बना था। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ओक की लकड़ी किसे कहते हैं? जो बांज का पेड़ होता है। ठीक है, बांज का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी से बना हुआ था ये आपका रोल टॉप डेस्क। और जो बांज का पेड़ है उसके बारे में भी हमने कुछ चीजें जानी थी कि बांज का पेड़ कैसा होता है। इट्स अ वेरी यूजफुल ट्री, यूजफुल ट्री फॉर इन्वायरमेंट। ये वातावरण के लिए, वातावरण को शुद्ध रखता है और साथ ही साथ जो आपकी सॉइल है, मृदा है, ठीक है, उसको क्या करके रखता है? बांधे रखता है अपने रूट्स के द्वारा, ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके सॉइल एरोजन से, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सॉइल एरोजन। तो ये सारे फीचर्स थे ओक ट्री के, या फिर हम उसी से हमें क्या मिलती है? ओक वुड भी मिलती है। फिर हमने जाना कि जो रोल टॉप डेस्क था दैट वाज ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस। वो कई सारे पीसेस में टूटा हुआ था, कोई बहुत अच्छी कंडीशन में वो नहीं था। ठीक है, ब्रांड न्यू कंडीशन में हमें वो देखने को नहीं मिलता है, बहुत बुरी हालत में वो था। वन ऑफ द लेग्स वाज क्लमजीली मेडेड। और उसकी एक लेग्स का मतलब यहाँ पे है, जैसे वो डेस्क है तो डेस्क के कितने 4 लेग्स होते हैं, उनमें से जो एक लेग था उसका, जो एक पैर था, वो पूरी तरह से बहुत गलत तरीके से टूटा हुआ था और उसको मेंड किया गया था। ठीक है, किसी कारपेंटर ने उसे मेंड किया होगा और ये देख के साफ पता चल रहा था कि दैट कारपेंटर वाज नॉट अ प्रोफेशनल वन। ठीक है, ही मस्ट बी सम रूकी, कोई नौसिखिया वो रहा होगा जिसने उसको बहुत गलत तरीके से, गंदे तरीके से, बेहुदे तरीके से जोड़ने की कोशिश की थी। देयर वर स्कॉच मार्क्स डाउन वन साइड, और वो एक तरफ से जला हुआ भी था। तो इससे हमें ये भी अंदाजा लग जाता है कि शायद जिस घर में उसे रखा गया होगा, जिस जगह पे रखा गया होगा, वहां पे कभी तो आग भी लगी होगी, और उस आग की चपेट में हमारा जो रोल टॉप डेस्क है वो भी थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन ऑलमोस्ट उसे बचा लिया गया। बट एक जो साइड है उसका वो थोड़ा सा फिर भी जला हुआ है। द ऑथर बॉट इट इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट। तो फिर इसके बाद ऑथर उसे क्यों खरीदता है? जब वो इतना ही बुरी हालत में है और जला हुआ है,
तो ऐसी क्या आफत आ गई थी कि ऑथर को उसे खरीदना पड़ा? तो यहाँ पे हम सब जानते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में कि देन व्हाई डिड ऑथर बाय इट व्हेन इट वाज इन सच अ बैड कंडीशन? तो आप आंसर लिखेंगे कि ऑथर बॉट इट बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड टू हैव वन। ठीक है, वो हमेशा से चाहता था कि उसके पास एक रोल टॉप डेस्क हो, बट सिंस इट वाज वेरी एक्सपेंसिव ही वाज नॉट एबल टू बाय इट। क्योंकि उस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे रोल टॉप डेस्क, वो इसलिए खरीद नहीं पाता था, क्योंकि वो एंटीक चीजों में आते थे रोल टॉप डेस्क, और जितनी भी एंटीक चीजें होती हैं दे आर वेरी कॉस्टली, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, प्रेशियस। तो इसलिए कभी खरीद नहीं पाया नरेटर उन्हें। लेकिन उस दिन जंक शॉप में जैसे ही उसे एक रोल टॉप डेस्क दिखता है, तो उसके अंदर की जो पुरानी डिजायर है वो फिर से वापस आ जाती है कि काश मैं इसे खरीद लूं। और जब वो जानता है कि इसका प्राइस भी बहुत कम है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत खराब है, तो उसे लगता है कि अगर मैं इसे थोड़ा बहुत रिपेयर कर दूं तो ये फिर से एक नया अच्छा रोल टॉप डेस्क बन सकता है, और इसे खरीदने में कोई भी बुराई नहीं है। दैट्स व्हाई ही बॉट इट इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट। रिस्टोर का मतलब होता है फिर उसको रिपेयर करके फिर से नया बना देना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखा था हमने, व्हाई डिड ही फाइंड व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर? कि उसे सीक्रेट, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि सीक्रेट ड्रॉर था कहां पे? सो ही फाउंड दिस सीक्रेट ड्रॉर वाइल, कब मिलता है उसे सीक्रेट ड्रॉर? वाइल ही वॉज ट्राइंग टू रिस्टोर द ओल्ड रोल टॉप डेस्क। एक लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लिखेंगे, वो उसको रिस्टोर कब करने जा रहा था? ही वॉज रिस्टोरिंग इट ऑन दी क्रिसमस ईव। ठीक है, क्रिसमस का वो दिन था, क्रिसमस की इवनिंग थी, और उस दिन वो डिसाइड करता है कि ये बहुत अच्छा वक्त है जब मैं अपने इस फेवरेट, जिसको बहुत पहले से चाहता था कि वो उसे रोल टॉप डेस्क मिले, उसके लिए आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल ओकेजन था। बहुत ज्यादा खुश था अंदर से, और वो चाहता था कि क्रिसमस इवनिंग को वो कैसे एंजॉय करेगा, अपने इस रोल टॉप डेस्क को एक नया, एक बिल्कुल अच्छे ढंग से उसे फिर से मेंड करके, रिपेयर करके एक अच्छा नया रोल टॉप डेस्क बनाएगा। तो दैट्स व्हाई ही चूजेस द क्रिसमस इवनिंग। वो क्रिसमस इवनिंग को चूज करता है कि मैं इस दिन इसको सही करूंगा, रिपेयर करूंगा। तो व्हाइल ही वॉज रिपेयरिंग ही स्टार्टेड विद, वो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करता है? उसके जितने भी ड्रॉर्स थे, रोल टॉप डेस्क के ड्रॉर्स को बाहर निकालना शुरू करता है। ठीक है, आप ऐसा लिखेंगे कि स्टार्टेड पुलिंग आउट, started pulling out the drawers of the roll top desk। क्लियर बच्चों? और उसके बाद उसमें कितने ड्रॉर्स थे? फर्स्ट ड्रॉर इजिली निकल जाता है, सेकंड ड्रॉर भी इजिली निकल जाता है। जो थर्ड और लास्ट ड्रॉर था, इट वॉज अ बिट टाइट। ठीक है, वो निकालने में कैसा हो रहा था? बहुत ज्यादा टाइट हो रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑथर, या फिर हम कह सकते हैं नरेटर, नरेटर जेंटली ट्राइज टू पुल इट आउट। पहले बहुत ही प्यार से वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, किसको? ड्रॉर को। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ऑलरेडी वो रोल टॉप डेस्क जो है वो इतना ज्यादा खराब हालत में है, और उसके साथ वो ज्यादा जबरदस्ती करता तो शायद वो और ज्यादा टूट सकता था। ठीक है, कोई भी टूटी हुई चीज है, अगर आप उसको उसको फोर्सफुली उसके साथ कुछ करोगे तो वो टूट सकता है। इसलिए वो बहुत ही डेलिकेटली, बहुत ही जेंटली उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, बट वो नहीं आ रहा था। इट वॉज स्टक, वो फंस चुका था। फर्स्ट ऑफ ऑल, narrator was gently trying to pull out the drawer, but
When it didn't come out, then he uses the force and punches. He punches the drawer with his fist. Punches the drawer with his fist. Clear बच्चों? He punches the drawer with his fist और उसके फिस्ट से यानी कि वो क्या करता है उस पर मुक्का मारता है, ठीक है, पंच करता है और पंच करते ही जो थर्ड ड्रॉर है वो क्या हो जाता है बच्चों? खुल जाता है, थर्ड ड्रॉर खुल जाता है और जैसे ही वो खुलता है देन ही फाइंड आउट दी ही फाइंड्स आउट दी सीक्रेट ड्रॉर। तब जाके उसे सीक्रेट ड्रॉर दिखता है कि भाई इस ड्रॉर के पीछे तो एक और सीक्रेट ड्रॉर है और वहां पे उसे क्या देखने को मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू यही क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। आप लोगों ने एग्जामिनर ये मान के चलते हैं कि आपने पूरा चैप्टर अच्छे से रीड किया है, उसकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझा है, तो वो क्वेश्चन कहीं से भी दे सकते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर को सही से समझना और उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना। जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो सिंपली इसके इस आंसर को लर्न करने से बेटर होगा कि ये ट्राई करें कि इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ऑथर को उस सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिलता है? एक स्मॉल टिन बॉक्स मिलता है और अब उसके बारे में डिफाइन हमें करना पड़ेगा कि स्मॉल टिन बॉक्स में क्या लिखा था। तो उसमें एक सेलो टेप्ड पेपर होता है, उसके टॉप पर जहां पे व्हाट वाज रिटन ऑन इट, it was written that this is the Jim's last letter which is received on 25th January 1915 and this needs to be buried। और एक नेक्स्ट लाइन लिखी होती है कि this needs to be buried with me when the time comes, कि इसे मेरे साथ ही क्या किया जाए, बरी किया जाए, दफना दिया जाए जब सही वक्त आएगा। यानी कि सही वक्त आने से अब क्या मतलब है? हाँ, अब देखो बच्चों, यहां पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि एक लाइन दे देगा, ठीक है, आपको कोट करके लाइन दे देगा, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, एक्सप्लेन दिस लाइन और व्हाट मीनिंग दिस लाइन इज ट्राइंग टू सिग्निफाई। ठीक है, क्या ये क्या मीनिंग बताना चाह रही है, क्या है इस लाइन का मतलब, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन का मतलब आखिरकार है क्या, ये कौन कह रहा है। सबसे पहले ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हु स्पोक दीज लाइन्स, ये लाइन्स किसने कही है, एंड व्हाट डज इट मीन, और इनका क्या तात्पर्य है इन लाइन्स का। ठीक है, तो हम सब जानते हैं ये लाइन्स किसने कही थी। ये लाइन्स लिखी है बच्चों मिसेस मैकफर्सन ने। क्लियर? ये जिम ने, हमने चैप्टर पढ़ा था कि जिम ने ये लेटर अपनी वाइफ को भेजा था। जब उसकी वाइफ इस लेटर को पढ़ती होंगी और उसके बाद जिम कभी वापस नहीं आता और वो हमेशा इस लेटर को बार बार पढ़ती रहती है और जब जब धीरे धीरे जब वो बूढ़ी हो जाती है, उनकी तबीयत खराब रहने लगती है, तो उन्हें लगता है कि अब क्या है कि जो मेरा लास्ट टाइम है वो धीरे धीरे साथ पास आ रहा है। तो चाहती थी कि ये जो लेटर है उनका, दिस इज वॉज द लास्ट मेमोरी ऑफ जिम विच वॉज रिमेनिंग विद मिसेस मैकफर्सन। मिसेस मैकफर्सन के पास जिम की ये आखिरी याद थी, इसलिए वो चाहती थी कि ये याद उन्हीं के साथ हमेशा रहे। ठीक है, दैट्स वाई वो उस पर लिखती है कि अगर कभी इन केस ये लेटर किसी को मिलता है, ये बॉक्स किसी को मिलता है, तो वो इसको पढ़े कि ये जिम का आखिरी लेटर था और इसे मेरे साथ ही क्या किया जाए, बरी किया जाए। यानी कि जब मेरी मौत होगी तो इसे मेरे साथ वहां पे, जहां पे भी जो भी मेरी ग्रेवयार्ड होगी वहां पे इसे भी मेरे साथ रखा जाए। ठीक है, तो ये एक तरह से इट वॉज हर विश। ये किसकी विश थी? ये मिसेस मैकफर्सन की विश थी कि इस लेटर को उनके साथ ही उनकी ग्रेवयार्ड में रखा जाए। तो ये मीनिंग है। और ऐसा क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये जिम की आखिरी लेटर था, आखिरी बात थी जो उनकी मिसेस मैकफर्सन की अपने हस्बैंड के साथ हुई थी, इसलिए इट वॉज वेरी प्रेशियस फॉर हर। ठीक है, ये उनके लिए सबसे प्रेशियस था, इसलिए वो चाहती थी कि ये हमेशा उनके साथ रहे। क्लियर? तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। हमें पता ही है कि मोस्ट लाइकली इट वाज पुट देयर बाय मिसेस जिम मैकफर्सन। जिम मैकफर्सन ने ही उसे वहां लिखा था क्योंकि उसमें उसका नेम और एड्रेस भी हमें मिल जाता है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है और इस क्वेश्चन से हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए वो भी आप लोगों ने समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों,
कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बना कि वाई लेटर में ऐसा क्यों लिखा था, जिम ने ये लेटर में क्यों लिखा था कि दिस वॉज द मोस्ट वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। वो दिन था क्रिसमस का। ठीक है, और ये वर्ड जो क्रिसमस है ये आपको पूरे चैप्टर में हर जगह देखने को मिलेगा। ये जो पूरी स्टोरी है ये रोटेट ही करती है क्रिसमस के अराउंड। कैसे रोटेट करती है आप खुद देखिए। स्टार्टिंग कहां से हुई, जो नरेटर है वो एक जंक शॉप में आया है और उसे वहां पे एक रोल टॉप डेस्क मिलता है और उस रोल टॉप डेस्क को वो घर ले जाके रिपेयर करने की कोशिश करता है। ठीक है बच्चों, और रोल टॉप डेस्क को रिपेयर करने के लिए वो कौन सा दिन चूज करता है? यस, वो क्रिसमस का दिन चूज करता है। ठीक है, तो यहां पे क्रिसमस आया। फिर जब वो उसे रिपेयर कर रहा था वो उस लेटर को पढ़ता है, तो लेटर में वो कहानी पढ़ता है जिम मैकफर्सन ने जो लिखी थी। और जिम मैकफर्सन कहानी में क्या लिखते हैं कि आज का दिन बहुत ही वंडरफुल डे है, क्योंकि उस दिन क्या था, उस दिन भी बच्चों क्रिसमस डे था। और उस दिन क्रिसमस डे के दिन क्या वंडरफुल चीज हुई थी, तो देखो इस क्वेश्चन के साथ आपका अगर हम एज अ होल लेके चलते हैं ना, पूरा समझते हुए चलते हैं, तो जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो उसी में कवर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बट अगर हम इसे लार्जर एस्पेक्ट में देखें तो देखो इसका मेन बन जाता है जो ये वर्ड यहाँ पे आया क्रिसमस, व्हाट वंडरफुल थिंग। तो वंडरफुल थिंग क्या है, वो वंडरफुल थिंग है क्रिसमस। और ये क्रिसमस जो है ये सब लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए तो बच्चों फेस्टिवल्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब वो फेस्टिवल कुछ भी हो सकता है। वो फेस्टिवल्स, क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है क्रिसमस, हमारा फेस्टिवल होता है बच्चों दिवाली, होली और ईद। ये सारे फंक्शन फेस्टिवल्स होते हैं। तो फेस्टिवल्स को इतनी इंपॉर्टेंस इसीलिए दी जाती है कि फेस्टिवल्स का काम होता है लोगों को आपस में जोड़ना। ठीक है, जो लोग ड्यू टू सम रीजन बिछड़ गए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं, उनके बीच में कुछ क्लैशेस आ गए हैं, उनको क्या करना, उनको दूर करना। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा एक डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट भी नहीं कहेंगे हम बल्कि एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा था जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में। और इस वॉर को रोकने का काम कौन करता है? सिर्फ एक छोटा सा फेस्टिवल, एंड दैट वाज क्रिसमस। सो स्टूडेंट्स, जो क्रिसमस फंक्शन, क्रिसमस का फेस्टिवल है वो ब्रिटिशर्स और जर्मन ट्रूप्स को एक साथ लेकर के आता है। भले ही शुरुआत जर्मन सैनिकों ने की थी कि वो व्हाइट फ्लैग लेके आते हैं और वो ये अपनी तरफ से इस बात की शुरुआत करते हैं कि हम आज के दिन लड़ाई नहीं करेंगे, हम आज क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। और फिर इसका वेलकम करते हैं ब्रिटिशर्स भी, वो भी आगे बढ़ते हैं। नो मैंस लैंड में दोनों साइड से ट्रूप्स आती हैं और दोनों ट्रूप्स के जो ऑफिसर्स थे, जर्मन सैनिकों के ऑफिसर थे हेंस वुल्फ और ब्रिटिश सैनिकों के ऑफिसर थे जिम मैकफर्सन। ठीक है, ये दोनों भी क्या करते हैं, इस बात का स्वागत करते हैं। अंदर से भले ही देवर फीलिंग इनसिक्योर कि ये क्या हो रहा है, हम तो लड़ाई कर रहे थे, अचानक से हम लोग कैसे एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। इट वॉज अ लिटिल बिट ऑड फॉर देम ऑल्सो, बट वो खुद को रोक नहीं पाते क्योंकि मौका ही कुछ ऐसा था। क्या था बच्चों? क्रिसमस था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सारी कहानी क्रिसमस के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। यस, फिर उसके बाद क्या होता है, वो लोग खूब एंजॉय करते हैं क्रिसमस में, ये सारी चीजें होती हैं, अपनी फेवरेट चीजों को शेयर करते हैं आपस में, अपने खाने को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। जिम मैकफर्सन की वाइफ ने जो उनके लिए केक दिया था वो उसे हेंस वोल्फ के साथ शेयर करते हैं, अपने एनिमीज के साथ शेयर करते हैं। और इसी चीज को, ठीक है, हम देख सकते हैं इन द मिडल ऑफ द बैटलफील्ड, बिल्कुल युद्ध के मैदान के बीचों बीच हम क्या देख पा रहे हैं, बहुत ही वंडरफुल थिंग है, बहुत ही ऑड सीन है कि जो दो सेनाएं अभी तक आपस में लड़ रही थी वो अब क्या कर रही हैं, आपस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रही हैं, खाने को शेयर कर रही हैं, स्टोरीज शेयर कर रही हैं, और फिर उसके बाद इवन वो फुटबॉल मैच भी खेलते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही वंडरफुल थिंग हो जाती है। इसलिए तो जिम मैकफर्सन इस बात को रेफर करते हैं कि दिस इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग दैट हैड एवर हैपेंड टू मी, क्योंकि क्रिसमस तो जिम मैकफर्सन ने बचपन से, जब से वो पैदा हुए हैं तब से मनाया ही होगा, लेकिन जो ये क्रिसमस था ये उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट क्रिसमस ईव थी। क्लियर? और इसीलिए वो इसको मोस्ट वंडरफुल थिंग भी कहते हैं। हाँ, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, बट हम बात कर रहे थे कि ये पूरी स्टोरी जो है वो क्रिसमस के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रही है। तो हमने देखा कि जो नरेटर है वो क्रिसमस के दिन ही
अपने उसको रिपेयर करता है रोल टॉप डेस्क को, उसको वहां पे क्या मिलता है बच्चों? लेटर मिलता है जिम के द्वारा लिखा गया, जिसमें वो जिम की स्टोरी पढ़ता है कि कैसे दोनों सेनाएं किस दिन वापस एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं, क्रिसमस के दिन। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद वो फर्दर आगे पढ़ता है कि किस तरह से उसे पता लगता है कि मिसेस जिम कभी वापस नहीं आता, जबकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन वापस आएगा, और वो दिन कौन सा होगा? वो दिन भी होगा क्रिसमस का। ठीक है। और देन ही गेट टू नो दैट जो मिसेस मैकफर्सन है उनके घर में एक दिन आग लग जाती है, जिस वजह से मिसेस मैकफर्सन को एक नर्सिंग होम में ले जाया जाता है। और आज का ही दिन, क्रिसमस के दिन ही, जो नरेटर है वो मिसेस मैकफर्सन के पास जाता है। ठीक है। क्या लेकर के? वो लेटर लेकर के, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं कि जो ये लेटर है, दिस बिलोंग्स टू मिसेस मैकफर्सन, ये मिसेस मैकफर्सन की अमानत है और ये उन्हीं के पास होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिखा था उसमें, उन्होंने अपनी विश, अपनी ख्वाहिश जाहिर करी थी कि ये लेटर जो है इसे मेरे साथ ही दफनाया जाए। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि कितना ज्यादा शी वॉज दिस लेटर वॉज सो क्लोज टू हर। ठीक है। उनके लिए बहुत प्रिय था ये लेटर, और इसीलिए जो नरेटर है वो इस लेटर को लेकर के मिसेस मैकफर्सन के पास जाते हैं। और फिर मिसेस मैकफर्सन को क्या लगता है, क्योंकि वो एक तो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी हैं और साथ ही साथ बीमार भी हैं, तो शी गेट्स इनटू अ डिल्यूजन, उन्हें एक भ्रम हो जाता है कि ये लेटर लेकर के उनके पास कोई और नहीं बल्कि कौन आए हैं? जिम आए हैं। ठीक है। उनके हस्बैंड जिम आ रखे हैं। और ऐसा उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि जिम ने एक बार उनसे प्रॉमिस किया था कि वो वापस कब आएंगे? क्रिसमस पे ही आएंगे। तो आज क्रिसमस का दिन था, इसलिए मिसेस मैकफर्सन को ये लगता है कि उनके हस्बैंड वापस लौट आए हैं। कहां से? बैटलफील्ड से। क्लियर बच्चों? जबकि वो जिम मैकफर्सन नहीं होते, वो तो हमारे नरेटर होते हैं। और इसीलिए भले ही वो एक डिल्यूजन था, लेकिन वो डिल्यूजन मिसेस मैकफर्सन को एक बहुत बड़ी खुशी देता है, और इसीलिए वो समझती हैं कि जो उन्हें ये प्रेजेंट मिला है, लेटर मिला है आज, वो उनकी लाइफ का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है इन द होल वर्ल्ड। ठीक है। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी, टाइटल भी क्या पड़ जाता है? बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो आपने देखा कि किस तरह से ये पूरी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जा सकता है, डू यू थिंक दैट मिस्टर जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन वॉर से वापस आए होंगे? हाउ डू यू नो दिस? अगर आपको लगता है कि आए हैं या फिर नहीं आए हैं, तो आपको कैसे लगता है? साथ ही साथ आपको सिर्फ ये नहीं कह देना कि यस आई बिलीव दैट जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम वॉर, या फिर नो आई डू नॉट बिलीव दैट जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम वॉर। और यहाँ पे आप अपना आंसर नहीं छोड़ेंगे, आपको साथ में अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट भी करना होगा एविडेंसेस देते हुए कि मैं इस कारण से ये कह रहा हूं। ठीक है। तो हमें क्या लगता है बच्चों कि जिम मैकफर्सन वापस नहीं आए थे? क्योंकि अगर वो वापस आते तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो अपनी वाइफ के साथ होते। ठीक है। नर्सिंग होम में उनकी वाइफ ना रहती, वो अपने हस्बैंड के साथ होती, और जिस वक्त घर में आग लगी उस वक्त भी जिम मैकफर्सन वहां पे होते। और साथ ही साथ अगर वो वापस आए होते तो कभी भी उनकी वाइफ ऐसा नहीं लिखती कि दिस इज द लास्ट लेटर ऑफ जिम। ठीक है। जिम्स लास्ट लेटर उसमें कभी नहीं लिखा होता। तो ये सारी रीजंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि उस वॉर से कभी भी जिम मैकफर्सन वापस नहीं आ पाए। तो यू विल राइट, नो इट इज मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकफर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वॉर because the note paper sellotaped to the tin box mentioned this, because it was written there that this is the Jim's last letter. This was perhaps the last that Coney heard from him. और ये आखिरी संदेश था जिम का जो कोनी के नाम दिया गया था। क्लियर? और फिर आपको याद होगा कि हमें एक हिंट भी दी गई है, थोड़ी सी हिंट दी गई। किसके थ्रू? एक फुटबॉल मैच के थ्रू। जिस तरह से उस फुटबॉल मैच में कौन जीत जाते हैं? जर्मन्स जीत जाते हैं ब्रिटिशर से। तो हमें ये एक तरह से मुझे लगता है, जहां तक हमें क्लू दिया गया है, हिंट दी गई है कि उस वॉर को भी कौन जीत जाते होंगे? जर्मन्स जीत जाते हैं ब्रिटिशर से। और जब वो जीत जाते होंगे तो आइदर दे कैप्चर दोस ट्रूप्स, ब्रिटिश ट्रूप्स, वो उसको कैप्चर कर लेते होंगे, प्रिजनर्स बना लेते होंगे, या फिर उन्हें मार देंगे। ठीक है।
So that's why these are the evidences that support our statement that Jim McPherson never came back from the war. कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे बच्चों. ओके, तो वर्किंग विद लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस. ठीक है, जो वर्ब्स यहाँ पे पास्ट टेंस में यूज हो रहे हैं उनको हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है. तो पढ़ते हैं सेंटेंस को. पहले पूरा सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं. अ मैन गॉट ऑन द ट्रेन एंड सेट डाउन. द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी except for one lady. She took her gloves off a few hours later. The police arrested the man. They held him for 24 hours and then freed him. तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से जो वर्ड थे वो पास्ट के वर्ब्स थे. A man got, तो जो वर्ड यूज हो रहा है बच्चों got, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है. क्लियर, बिकॉज इसका फर्स्ट फॉर्म होता है गेट और इसका पास्ट बनता है बच्चों गॉट. फिर उसी तरह से हमने देखा नेक्स्ट वर्ड सेट है, ये भी पास्ट का है. वॉज जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, ये भी पास्ट का सेंटेंस है. टुक भी पास्ट है. अरेस्टेड, अरेस्ट होता तो प्रेजेंट होता बट ये अरेस्टेड है. और हेल्ड, हेल्ड पास्ट का हो गया बच्चों. और ये फ्रीड भी, ये सारे वर्ड्स जो है पास्ट के हैं. तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कुछ एक तरह से बेसिक आइडिया दे दिया है कि कैसे हमें पास्ट टेंस के वर्ब्स को पहचानना है. इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसको आप खुद से एज अ होमवर्क ट्राई करेंगे. और हम मिलेंगे अब अगली क्लास में. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स.